राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ते हैं विभिन्न साहित्यकारों की दृष्टि से साहित्य के उद्देश्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। इन्होंने कहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित है। इन्होंने कहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, स्वंता सुखाय। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वंता सुखाय को माना है, साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान और मनोरंजन को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र आनंद और लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य मानते हैं, जिसमें सापेक्षिक मूल्य से आनंद को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहित्य का उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं है, वह तो मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा कौन करता है? तो सुंदर को सुंदर से मिलाएंगे, यहाँ पे भी सुंदर है, यहाँ पे भी सुंदर है। जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं श्याम सुंदर दास। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसने कहा है? प्रेमचंद के अनुसार। आगे देखते हैं किसने क्या कहा है। फिर है, साहित्य इतिहास क्या है? साहित्य इतिहास क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। सामंजस्य कौन दिखाते हैं? शुक्ल जी। तो साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य है। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। नगेंद्र के अनुसार है, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। युग चेतना किसने कहा है? नगेंद्र के अनुसार। युग चेतना नगेंद्र के अनुसार। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखकों की कृति का इतिहास ही हो सकता है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार क्या है? साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष पे बल दिया है।
युग विशेष के लेखकों की कृति का इतिहास ही हो सकता है। तो विलोचन ने युग विशेष पे ध्यान दिया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। न्यायोचित कौन दिखाते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो न्यायोचित का हमें स्वरूप देखना है, एक शब्द लेना है यहाँ पे न्यायोचित, और न्यायोचित का क्या करना है? स्वरूप देखना है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री या स्रोत। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री स्रोत। अंतःसाक्ष्य सामग्री स्रोत। गोकुलनाथ कृत ग्रंथ। गोकुलनाथ के ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ कृत ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ जी अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक प्रवर्तक विट्ठलनाथ के पुत्र तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पौत्र थे। गोकुलनाथ जी अष्टछाप के संस्थापक प्रवर्तक विट्ठलनाथ के पुत्र तथा पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य के पौत्र थे। तो गोकुलनाथ जी कौन थे? ये विट्ठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पौत्र थे। गोकुलनाथ के ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। विवरण दिया है इसमें। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों की जीवनी पर प्रकाश है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। अष्टछाप के कवियों की भी जानकारी का स्रोत है इसमें। फिर भक्तमाल नाभादास के ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। नाभादास को अग्रदास का शिष्य बताया गया है। कुछ स्रोतों में इन्हें कृष्णदास परिहारी के प्रिय शिष्यों में गिना गया है। ये राम भक्त कवि हैं। नाभादास कौन है? राम भक्त कवि हैं ये। राम कुमार वर्मा के अनुसार नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था। नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास किसने स्वीकार किया है? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार है ये। तो भक्तमाल में लगभग 316 छप्पे छंदों में 200 भक्तों का विवरण है। भक्तमाल ग्रंथ में लगभग 316 छप्पे छंदों में 200 भक्तों का विवरण है। इस ग्रंथ में सामान्यता प्रत्येक भक्त के लिए प्रत्येक भक्त के लिए एक छप्पे प्रयुक्त है जो उनकी विशेषताओं को व्यक्त करता है। इसी ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास को भक्तिमाल का सुमेरु तथा कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है। कबीरदास के विषय में कहा गया है, कबीर कानि राखी नहीं वर्णा सम सट दर्शनी। मीराबाई के विषय में कहा गया है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये सब जानकारी भक्तमाल में मिलती है। ध्रुवदास रचित ग्रंथ का नाम है भक्तनामावली। भक्तमाल नाभादास का ग्रंथ है और भक्तनामावली ध्रुवदास की है। इन्होंने जटिल एवं दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए वचनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। किसने? ध्रुवदास ने। इसमें लगभग 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त मिलता है, जिसमें अंतिम भक्त नाभादास है। भक्त नामावली में लगभग कितने भक्त हैं? तो 116 भक्त हैं। भक्तमाल में 200 भक्त हैं। भक्तमाल में 200 भक्तों का विवरण दिया गया है, लेकिन भक्त नामावली में 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त मिलता है।
जिसमें सबसे अंतिम भक्त नाभादास हैं। फिर कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी की अन्य महत्वपूर्ण रचना है जंजीराबंद, वरवधु विनोद। इस ग्रंथ में लगभग 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। कालिदास हजारा कितनी कविताएं हैं? 1000 कविताओं का संग्रह है और इसमें 212 कवियों, लगभग कितने कवि हैं? 212 कवि। तो कालिदास हजारा में 212 कवि हैं, 212 कवियों का उल्लेख है और 1000 कविताओं का संग्रह है। कितनी कविताएं हैं? 1000 कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा। शिव सिंह सेंगर ने जो अपना ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज, ये किसके आधार पे है? तो कालिदास हजारा के आधार पे है, इसी ग्रंथ के आधार पे है कालिदास हजारा। फिर भिखारी दास कृत है काव्य निर्णय। काव्य का निर्णय भी करने लगे हैं भिखारी दास। तो भिखारी दास कृत है काव्य निर्णय। भिखारी दास रीतिकालीन कवि हैं जो श्री पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अधिपति के आश्रय में रहते थे। इस ग्रंथ में काव्य के आदर्शों के साथ कई कवियों को संक्षिप्त रूप से निर्देशित किया गया है काव्य निर्णय में। फिर आता है गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहब संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब संग्रहकर्ता गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं। इसमें गुरु नानक, कबीर, नामदेव, रैदास इत्यादि संतों की वाणियों का संग्रह है। गुरु नानक, कबीर, नामदेव, रैदास इत्यादि संतों की वाणियों का संग्रह किसमें है? गुरु ग्रंथ में है, जिसके संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। फिर बेनी माधोदास कृत है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित किसकी है? बेनी माधोदास कृत है मूल गोसाई चरित। इसमें चौपाई, दोहा तथा त्रोटक छंदों में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र तथा अनेक अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। तो मूल गोसाई चरित्र में क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र है और अनेक अलौकिक घटनाओं का वर्णन है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास और मीराबाई के बीच हुए पत्राचार का उल्लेख भी मिलता है। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास और मीराबाई के बीच जो पत्राचार हुआ था उसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो मूल गोसाई चरित्र में मिलता है। किसकी रचना है? बेनी माधोदास की रचना है ये। फिर तुलसी की आती है कविमाला। कविमाला किसकी है? तुलसी हरिराय कृत ग्रंथ ये रामचरितमानस रचिता तुलसीदास से भिन्न है। इस ग्रंथ में लगभग 74 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कितने कवि? लगभग 74 कवियों की कविताओं का संग्रह। लगभग 74 कवि हैं, कविताओं का संग्रह है। किसमें? कविमाला किसकी है? तुलसी की है। ये तुलसीदास नहीं है, ये तुलसीदास से भिन्न है। फिर कवि नामावली आती है सूदन की। कवि नामावली क्या हो गई? सूद गई। तो कवि नामावली किसकी रचना का नाम है? सूदन कृत ग्रंथ है। यह सुजान चरित्र इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 10 कवित्वों के द्वारा कवियों का नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया गया है। 10 कवित्वों के द्वारा कवियों का नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया गया है। फिर सतकवि गिराविलास बलदेव कवि की है। सतकवि गिराविलास बलदेव कवि की है। इस ग्रंथ में 17 कवियों के काव्यों का संग्रह है। सतकवि गिराविलास किसकी है? बलदेव कवि की। बलदेव, बल से गिरा, कैसे गिरा है? बल से गिरा है। तो सतकवि गिराविलास बलदेव से बल से गिर गया, सतकवि गिराविलास। इस ग्रंथ में 17 कवियों के काव्यों का संग्रह है। केशव, मतीराम, चिंतामणि तथा बिहारी को प्रमुख स्थान दिया गया है। केशव, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी को प्रमुखता स्थान दिया गया है। किसमें? सतकवि गिराविलास में। फिर ये काव्य संग्रह है महेश दत्त कृत अनेक कवियों का संग्रह है। इसमें सुंदरी तिलक, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसमें 69 कवियों का सवैया छंदबद्ध संग्रह है।
सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत है 69 कवियों का सवैया छंदबद्ध संग्रह है। तो सुंदरी तिलक में क्या है, 69 कवियों का इसमें सवैया दिया गया है जो छंदबद्ध संग्रह है। छंदबद्ध क्या है, संग्रह है। फिर आता है रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की है। किसकी है, रस का चंद्रोदय कौन लेते हैं, ठाकुर। तो रस का चंद्रोदय लेते हैं कौन, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। इसमें 242 बुंदेलखंडी काव्यों का संग्रह है। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी 242 बुंदेलखंडी कवियों के काव्यों का संग्रह है। 242 बुंदेलखंडी कवि इसमें लिए गए हैं। किसमें, रस चंद्रोदय में। किसका है, ठाकुर प्रसाद। रस का चंद्रोदय कौन करते हैं, ठाकुर प्रसाद। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार करते हैं कौन, सरदार लोग। श्रृंगार भी करने लगे हैं कौन, सरदार लोग। तो सरदार लोग क्या करते हैं, श्रृंगार। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार करने लगे हैं सरदार। श्रृंगार करने लगे हैं सरदार। तो श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की है। इसमें 125 कवियों को आधार बनाकर काव्य के विविध पक्षों अंगों का विवेचन है। इसमें 125 कवियों को आधार बनाकर काव्य के विविध पक्षों अंगों का विवेचन है। श्रृंगार करते हैं कौन, सरदार लोग। तो श्रृंगार संग्रह किसका ग्रंथ है, सरदार कवि का। फिर है राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यासदेव कृत। राग कल्पद्रुम किसका है, कृष्णानंद व्यासदेव कृत है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव कृत है। इसमें 200 से अधिक कृष्णोपासक कवियों के काव्यों का संग्रह है। कृष्णोपासक है। फिर दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद कृत है। ये दिग्विजय किसने किया, गोकुल प्रसाद। दिग्विजय का भूषण कैसे हुआ, गोकुल का प्रसाद लेके दिग्विजय भूषण कर दिया। इसमें कितने हैं, 192 कवियों के काव्यों का संग्रह है। फिर कवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र है। 20 कवियों को काव्यों का संग्रह है। कवित्र रत्नाकर किसकी है, माता दीन मिश्र। 20 कवियों के काव्यों का संग्रह है इसमें। फिर विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह कृत। सुब्बा सिंह में क्या है, विनोद बहुत है। सुब्बा सिंह में क्या है, विनोद, सुब्बा सिंह। तो ये कौन है, विद्वान मोद। सुब्बा सिंह में क्या है, मोद तरंगिणी। सुब्बा सिंह मोद तरंगिणी। 46 कवियों के काव्यों का संग्रह है। षड ऋतु, नखशिख तथा दूती इत्यादि का वर्णन है। विचित्रोपदेश नखछेदी तिवारी। विचित्रोपदेश किसकी है, नखछेदी तिवारी। अनेक कवियों के काव्यों का संग्रह है। फिर कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंसिफ। कवि की रत्नमाला किसने पहनी, देवी प्रसाद ने पहनी। कवि की रत्नमाला किसने पहनी, देवी प्रसाद मुंसिफ ने पहनी। जीवनी सहित 108 राजपूताने राजस्थानी कवियों का संग्रह है। किसने पहनी, देवी मुंशी प्रसाद ने पहनी। फिर सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम कृत है। किसकी है ये, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम। अनेक साहित्यिक कवियों की आलोचना तथा उनके काव्यों का संग्रह है। संत बानी संगत तथा अन्य संतों की वाणी अधम कृत है। अधम संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी अधम कृत है। 24 संतों के जीवन चरित्र सहित उनके काव्यों का संग्रह है। फिर आता है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में इसमें लगभग 1000 कवियों तथा उनकी कविताओं का संग्रह है। इसी ग्रंथ के आधार पर जॉर्ज ग्रेसन ने अपना हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जो अंग्रेजी भाषा में है। तो ग्रियर्सन ने किसका आधार लिया था, शिव सिंह सरोज का आधार लिया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके आधार पर लिखा था, शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा था। इसी आधार पर लिखा था, इसी ग्रंथ पे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना।
इस ग्रंथ में काल विभाजन का भाव है, अतः इसे साहित्य ऐतिहासिक स्रोत के ग्रंथों में विशिष्ट स्थान दिया गया है। ब्राहा साक्ष्य सामग्री स्रोत गोरखनाथ एंड दी कनपट्टा योगीज ब्रिक्स। गोरखनाथ एंड दी कनपट्टा योगीज ब्रिक्स। इंडियन थीज्म मैकेनिकल इंडियन थीज्म मैकेनिकल। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिफ। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिफ। नागरी प्राणी सभा की खोज रिपोर्ट। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु तथा हीरालाल आदि हैं। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मानिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मानिज्म मानियर विलियम्स। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मानिज्म मानियर विलियम्स। राजस्थान का इतिहास कर्नल टॉड। राजस्थान का इतिहास कर्नल टॉड। अब है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की लेखन परंपरा एवं काल विभाजन। गारसा दा तासीकृत है इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। गारसा दा तासी ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ अंग्रेजी वर्णक्रम में है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं है। इसमें हिंदी कवियों के साथ साथ उर्दू कवियों को भी शामिल किया गया है। इसकी भाषा फ्रेंच भाषा में रचित है। काल विभाजन का अभाव है। इस ग्रंथ का प्रकाशन प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में तथा गणपति चंद्रगुप्त गुलाब राय एवं हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1847 ईस्वी में है। इसका प्रकाशन पेरिस फ्रांस में हुआ है। रामकुमार वर्मा के अनुसार 1846 है तथा गणपति चंद्रगुप्त गुलाब राय और हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1847 में हुआ था। 2 भाग हैं, एक 1839 में है, एक 1847 में है। गारसा दा तासीकृत इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। फिर जॉर्ज ग्रीसन कृत है ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहली बार इस ग्रंथ में काल विभाजन किया गया है। ये अंग्रेजी भाषा में रचित है। अंग्रेजी भाषा में रचित काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है। इस ग्रंथ का प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार 1889 ईस्वी में तथा गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार 1888 में हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय एवं साहित्य कोश ने 1889 माना है, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार 1888 ईस्वी में हुआ है। यह ग्रंथ द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। काल विभाजन दिया हुआ है। पहला काल विभाजन चारण काल है, जो कि 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक इन्होंने ईस्वी में माना है। ग्रियर्सन ने किस में माना है? ईस्वी में। तो चारण काल दिया 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। फिर है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। फिर चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। रीति काव्य, ग्रियर्सन ने रीति काल को रीति काव्य कहा है। ग्रियर्सन ने रीति काल को क्या कहा है? रीति काव्य कहा है, जो कि 1580 से 1692 माना है।
तुलसी ज्ञानी परिवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी। और विविध। फिर मिश्र बंधु का दिया हुआ है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु तीन भाई थे, मिश्र बंधु तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र तीन भाई थे ये मिश्र बंधु विनोद। काल विभाजन इन्होंने अपने ग्रंथ को 4 भागों में व्यक्त किया है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी कहा गया है। मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा गया? इसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी कहा गया है। मिश्र बंधु ने काल विभाजन किया है। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल। और उसके भी 2 भाग किए हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल माना है 700 से 1343 विक्रमी संवत और उत्तर आरंभिक काल माना है इन्होंने 1344 से 1444 विक्रमी संवत। फिर उन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। इसको भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से पूर्व माध्यमिक काल, फिर माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। फिर इन्होंने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया है। इसको भी 2 भागों में बांटा इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत। फिर अज्ञात काल है, फिर उन्हें परिवर्तन काल नाम दिया है जो कि 1890 से 1925 विक्रमी संवत है और 1926 विक्रमी संवत से अब तक परिवर्तन काल है। विशेष दिया हुआ है, मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में कि कवियों का परिचयात्मक विवरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिया है? तो ये मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिया है, यानी मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इसे कविवृत्त संग्रह मूलक इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है, लगभग 5000 कवियों का विवरण है। साहित्य के विविधांगों का उल्लेख एवं साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। लगभग 5491। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत काल विभाजन दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और आदि काल, इन्होंने 2 काल विभाजन किए हैं। वीर गाथा काल और आदि काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, उत्तर मध्यकाल और रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा 1900 से 1984 विक्रमी संवत। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था।
हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ था। फिर 1940 ईस्वी में यह ग्रंथ परिवर्तित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ। 1940 में यह ग्रंथ परिवर्तित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ। यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। काल विभाजन के दो आधार हैं, परंपरा और युग की साहित्यिक प्रवृत्ति। इसमें ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह तथा शिवसिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह एवं मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा गया है। इसमें ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कवि वृत्त संग्रह, शिवसिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह और मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा गया है। उपविभाजन दिया गया आदिकाल का। आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा गया है? 4 प्रकरण है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य और चौथे प्रकरण में है फुटकल रचनाएं, जिसमें फुटकल रचनाओं में अमीर खुसरो और विद्यापति की चर्चा की गई है। भक्ति काल का दिया गया है। भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है? 6 प्रकरण में। प्रथम प्रकरण में सामान्य परिचय, द्वितीय प्रकरण में निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, तृतीय प्रकरण में निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, चतुर्थ प्रकरण में सगुण धारा राम भक्ति शाखा और 5वें प्रकरण में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा और प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं दी गई हैं। फिर रीति काल को 3 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि और प्रकरण 3 में रीति काल के अन्य कवि। इसी भाग प्रकरण में बनवारी, सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह, कायस्थ, बैताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर, नागरीदास जी, जोधराज, बक्सी हंसराज, गिरधर कविराय, गुमान मिश्र, सूदन, बोधा, ठाकुर, पजनेश, द्विजदेव इत्यादि की चर्चा है। प्रकरण 3 रीति काल में इन लोगों की चर्चा शुक्ल ने की है। फिर आधुनिक काल को 2 प्रकरण में किया है। पहले सामान्य परिचय, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय गद्य का विकास, प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का आविर्भाव, फिर आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। इसको प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय, प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान, प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान सामान्य परिचय। फिर प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण, प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति तृतीय उत्थान। इसमें 3 उत्थान दिए हैं। प्रथम उत्थान द्वितीय प्रकरण में है, द्वितीय उत्थान तृतीय प्रकरण में और द्वितीय उत्थान है, द्वितीय उत्थान तृतीय प्रकरण में और तृतीय उत्थान 5वें प्रकरण में दिया हुआ है। प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण है। प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण दिया हुआ है। फिर प्रकरण 1 पुरानी धारा, प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान, प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान, प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं। प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान छायावाद इसी के अंतर्गत आता है। छायावाद इसी के अंतर्गत आता है। तृतीय उत्थान प्रकरण 4 में। फिर हिंदी साहित्य का अतीत जो कि 2 भागों में है। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद कृत हिंदी साहित्य का अतीत जो कि 2 भागों में है। काल विभाजन आदिकाल 1000 से 1400 विक्रमी संवत माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का काल विभाजन आदिकाल को 1000 से 1400 विक्रमी संवत में माना है
और पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को 1400 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो विश्वनाथ ने 1000 से 1400 विक्रमी संवत माना है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। प्रकाशन वर्ष है 1952। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के अन्य 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 में है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जिनका प्रकाशन 1940 तथा 1952 में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक माना है, और भक्ति साहित्य 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, और रीति काव्य 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के आरंभ से। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ की भांति इन्होंने भी अध्यायों का विभाजन प्रकरणों में किया है। काल विभाजन। पहला प्रकरण संधि काल 750 से 1200 विक्रमी संवत। सिद्ध साहित्य जैन साहित्य 750 से 1000 होगा, 1200 दिया हुआ है। 1200 नहीं है, यहाँ पे 1000 है, 750 से 1000 होगा। फिर दूसरा प्रकरण चारण काल है 1000 से 1375 विक्रमी संवत। फिर तीसरा प्रकरण है भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, जिसको उन्होंने संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में बांटा है। फिर विशेष दिया हुआ है, इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास से गणपति चंद्रगुप्त कृत। प्रकाशन वर्ष 1965 जो कि 2 भागों में है। काल विभाजन। गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल समय 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। मध्यकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल उत्कर्ष काल 1350 से 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल चरमोत्कर्ष 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल अपकर्ष काल 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल को 1857 से ईस्वी तक अब तक माना। स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947 ईस्वी, और स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रधान संपादक नगेंद्र एवं व संपादक डॉक्टर हरदयाल। काल विभाजन। प्रकाशन वर्ष 1973। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र ने संपादन किया था। प्रधान संपादन नगेंद्र, और ये दूसरे हैं हरदयाल। 1973। नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, और रीति काल को 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। फिर नगेंद्र ने आधुनिक काल को, पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल 1857 से 1900, और जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल 1900 से 1918, और फिर छायावाद काल को 1918 से 1938 ईस्वी तक। फिर छायावाद को भी इन्होंने दो उसमें किया है। छायावादोत्तर काल में प्रगति प्रयोग काल जो कि 1938 से 1953 तक है, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। यह विभाजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया है। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह कृत काल विभाजन दिया गया है। बच्चन सिंह कृत। प्रकाशन वर्ष 1978। बच्चन सिंह ने काल विभाजन किया है। पुनर्जागरण काल 1857 से 1900, पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920, स्वच्छंदतावाद युग 1920 से 1940, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी तक।
फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये भी बच्चन सिंह की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह कृत, प्रकाशन वर्ष है 1996। दूसरा इतिहास कौन लिखेंगे? बच्चे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उल्टे सीधे। तो 1996 नोचे, उल्टा सीधा नोचे। काल विभाजन दिया। अपभ्रंश काल को कोई उल्लेख नहीं किया है इन्होंने। अपभ्रंश काल में वर्ष का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश काल में बच्चन सिंह ने वर्ष का उल्लेख ही नहीं किया है। फिर उन्होंने भक्ति काल को 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है और रीति काल को 1650 से 1857 ईस्वी तक माना है। निर्गुण काव्य धारा, सत्य काव्य, सूफी काव्य, सगुण काव्य धारा, कृष्णभक्ति काव्य, रामभक्ति काव्य, बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, हिंदी की उर्दू शैली का काव्य और रीतिकर काव्य, ये बच्चन सिंह के द्वारा है। फिर आधुनिक काल को बच्चन सिंह ने नवजागरण युग, स्वच्छंदतावादी युग, उत्तर स्वच्छंदतावादी युग। नवजागरण युग का समय दिया है 1857 से 1920 ईस्वी। स्वच्छंदतावादी युग का समय 1920 से 1938 ईस्वी और उत्तर स्वच्छंदतावादी युग का समय है 1938 ईस्वी से अद्यतन। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए हुए हैं। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी कोविद रत्नमाला प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914 श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी की है, 1917 ईस्वी में है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स। फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगर स्केच है तो एडविन ग्रीव्स और ए हिस्ट्री है तो पादरी FEKE। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी, पादरी FEKE। फिर है ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी भाषा का विकास 1924 में किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास। फिर हिंदी के मुसलमान कवि 1926, गंगा प्रसाद सिंह विशारद। सुकवि सरोज ये गौरी शंकर द्विवेदी की है, 1927 में। फिर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में किसने लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। फिर हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास ये किसने लिखा है? 1930 में ही हरियोद ने। फिर हिंदी साहित्य का विकास 1931 में रमा शंकर शुक्ल रसाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी में है, इंद्रनाथ मदान। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 1900 ईस्वी, 1941 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। फिर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। खड़ी कहाँ खड़ी? ब्रज में खड़ी, तो ब्रज खड़ी हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल ने लिखा है। और हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंदों की है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य ये भी नंद दुलारे वाजपेयी का है। और आधुनिक साहित्य ये भी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्य धारा 1945 ये राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी काव्य धारा 1945 राहुल सांकृत्यायन। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका
आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी गद्य का साहित्य, हिंदी गद्य का साहित्य 1955 ईस्वी रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे ने लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास विजयेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 में विजयेंद्र स्नातक ने लिखा। हिंदी उपन्यास का इतिहास किसने किया? हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय। उपन्यास का इतिहास अगर आ गया तो गोपाल राय। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे जो कि 2003 में है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी उपन्यास का इतिहास भी गोपाल राय और हिंदी कहानी का इतिहास भी गोपाल राय ने ही लिखा है। कवि और काव्य, कवि और काव्य को क्या चाहिए? शांति चाहिए, तो कवि और काव्य शांतिप्रिय द्विवेदी। नवयुग काव्य विमर्श ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल। हिंदी कविता का विकास आनंद कुमार। हिंदी गीति काव्य ओम प्रकाश अग्रवाल। आधुनिक काव्य धारा डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल। हिंदी के कवि और काव्य गणेश प्रसाद द्विवेदी। काव्य कला गंगा प्रसाद पांडे। हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी नाटक उद्भव और विकास दशरथ ओझा। आधुनिक हिंदी नाटक नगेंद्र। हिंदी नाट्य विमर्श गुलाब राय। हिंदी नाट्य साहित्य ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य अज्ञेय संपादक हैं ये। नया हिंदी साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त। नए हिंदी साहित्य प्रकाश डालो प्रकाश चंद्र गुप्त। युग और साहित्य को शांति चाहिए। युग और साहित्य को क्या चाहिए? शांति चाहिए, तो युग और साहित्य शांतिप्रिय द्विवेदी। गद्य भारती केशव प्रसाद मिश्र पद्म नारायण आचार्य। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य पंडित धीरेन्द्र वर्मा। इतिहास और आलोचना, इतिहास की आलोचना करोगे तो क्या होगा? नाम होगा, तो इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखोगे तभी नाम होगा नामवर सिंह। साहित्य दृष्टि और इतिहास, साहित्य दृष्टि और इतिहास को, साहित्य के इतिहास में दृष्टि को मैनेज करेंगे तो साहित्य दृष्टि और इतिहास मैनेजर पांडे। भारतीय इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति मिल गई। नए साहित्य को सौंदर्य शास्त्र से क्या मुक्ति मिल गई? तो मुक्ति बोध। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप सुमन राजे। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां ये शिव कुमार शर्मा का है। और रीति काव्य की भूमिका तो नाग की है। रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी? नगेंद्र ने। फिर है खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 17 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। 17 नहीं 18 होगा। 18 भागों में प्रकाशित करने की एक योजना बनाई जिसके 16 भाग प्रकाशित हुए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका की विषय सूची, ये कोई जरूरी नहीं है द्विवेदी जी, ये भी जरूरी नहीं है। परिशिष्ट दिया हुआ है अध्याय 1 आरंभ में द्विवेदी जी का कथन। अब आ गया है आदिकाल। आदिकाल जो कि हम लोग कल से पढ़ेंगे आदिकाल को। आदिकाल का नामकरण, फिर आदिकाल का रामचंद्र शुक्ल की द्वारा निर्दिष्ट में आदिकाल की सामान्य विशेषताएं कल पढ़ेंगे।